सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ सोल लैंड सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं गाइस कि मैं आज के इस वीडियो में 2 एपिसोड को कवर करने वाली हूँ, क्योंकि आई नो हमारे कुछ बहुत ही ज्यादा लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं जो कि अब तक प्रीवियस एपिसोड और लेटेस्ट एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। स्पेशली उनके लिए मैं ये दोनों एपिसोड को डिटेल में एक साथ कवर कर रही हूँ। तो चलो फिर अब इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे यूहाओ ने उन्हीं फॉर्च्यून पिल्स को रिफाइन कर लिया था, और यहाँ हम देखते हैं कि जो टीचर शाओई थी उससे जैसे ही इस पिल को इनहेल कराया जाता है तो उसकी जो हेल्थ है वो पहले से ज्यादा रिकवर होने लगती है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी जो पिल्स बचे थे वो यहाँ पर अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें कंज्यूम कर जाता है। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ मिस जूसी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी, साथ ही वो यूहाओ की यादों में भी बिजी थी। और आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ यूहाओ और बाकी सभी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अभी भी उस सेल को अपने बॉडी के अंदर रिफाइन करने में लगे हुए थे और सबके सब इसी काम में बिजी थे। अब यहाँ मिस टांगुडोंग का ब्रेक थ्रू होते साथ ही वो लेवल 98 पे पहुंच जाती है। यहाँ तेजी से गोल्डन एनर्जी आसमानों से जा टकराती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि मिस टांगुडोंग अब एक टाइटल दाउलू बन चुकी है और जो की अपने जनरेशन में सबसे पहली इंसान बनी है। इसी के साथ मिस टांगुडोंग का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, और ये लोग को पहले वाले से अच्छा या बुरा ये तो मुझे कमेंट में बताना। इसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी ट्रू पावर को अनलीश करती है। उसका गोल्डन ड्रैगन बटरफ्लाई भी बाहर आता है, इसी के साथ वो अपना टाइटल भी सभी के सामने रिवील करती है। उसका टाइटल होगा गोल्डन ड्रैगन बटरफ्लाई। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग इसे कांग्रेचुलेट कर तो रहे थे, तभी यहाँ पे जो बेबी है वो भी आकर बाकियों की खबर भी इन लोगों को देने लगता है। जहाँ जो ब्रदर ज्यूफेंग है उसने भी यहाँ पर बहुत ही कम वक्त में उस पिल के जरिए से ब्रेक थ्रू कर लिया है, और जिसका मतलब ये है कि अब वो अपने कोर को भी फॉर्म करेगा। अभी यहाँ सब तो ब्रेक थ्रू कर चुके थे और कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके थे, और पीछे रह गया था हमारा हीरो यानी कि यूहाओ। यहाँ पे यूहाओ बताने लगता है कि अगर मुझे लेवल 90 में जाना होगा तो मुझे सबसे पहले अपने सेकंड कोर को भी जनरेट करना होगा, बिना इसके मैं नहीं जा सकता। इस दौरान ब्रदर काइटो यहाँ आते साथ ही मिस टांगुडोंग और यूहाओ को बताने लगते हैं कि जो मास्टर जुआन है वो असल में तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। सुनकर तो यहाँ सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा लग चुका है कि शायद मास्टर जुआन भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। और जब ये लोग जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फाइनली इतने टाइम के बाद मास्टर जुआन का भी ब्रेक थ्रू हो चुका है, और अब वो एक अल्टीमेट दाउलू के नाम से जाने जाएंगे, यानी कि उनका लेवल 99 पे पहुंच चुका है। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि मास्टर यान शाओजी और जो मास्टर जियान नीनर है उनका भी ब्रेक थ्रू हो चुका है, और अब ये लोग भी अपने एक एक लेवल पे ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ चुके हैं। इसी के साथ अब यहाँ पे सभी लोग खुश तो थे और यूहाओ का शुक्रिया अदा भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मास्टर जुआन थे, जहाँ मास्टर जुआन मेंशन करते हैं कि जो हमारा दाउलो एम्पायर, त्यानहू एम्पायर और जो टाडू एम्पायर है, इन तीनों एम्पायर का मिला जुला ये मिशन होगा। साथ ही इनके काफी पावरफुल मैसेंजर्स भी इस मिशन का हिस्सा बनेंगे, और हमारी तरफ से मैं तुम दोनों को भेज रहा हूँ। और ये काफी ज्यादा खतरनाक टॉप सीक्रेट मिशन होने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें असल में एक इंसान को असैसिनेट करना है। ये सुनकर यूहाओ शॉक्ड था, और तभी मास्टर जुआन इन्हें रिवील करते कि आखिर इन्हें किसका असैसिनेट करना है, और वो है असल में जो सन एंड मून एम्पायर का एम्परर है, यानी कि ज़ू टियानरेन। इन लोगों को असल में उसे ही मारना है। हालांकि बीते कुछ वक्त में यूहाओ, हमने तुम्हारी और बाकी सबकी मदद से इन्हें थोड़ा कमजोर तो किया है, लेकिन इनकी तैयारी देखकर लग रहा है कि ये लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़े हैं। यहाँ तक कि हम इनके बॉर्डर एरिया पर काफी सारे सोल गाइडिंग टूल्स को देख पाते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लोग किसी बहुत बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये तीनों एम्पायर मिलके उसे असैसिनेट करना चाहते हैं, लेकिन श्रेक एकेडमी का बस इतना काम होगा कि वो लोग इन्हें थोड़ा सा इसमें सपोर्ट दे, या फिर मैं डायरेक्टली ये कहूँ कि वो लोग इस मिशन में यूहाओ का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस टांगुडोंग फिर भी राजी नहीं होती, पर यहाँ पे जब मास्टर जुआन उसे बताने लगते हैं कि यूहाओ की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि तुम जानती हो कि इसकी एबिलिटी कितनी ज्यादा कमाल की है। सोल डिटेक्शन मिशन के सक्सेस रेट को और ज्यादा बढ़ा देगा, और वो ज्यादा कुछ नहीं चाहते। अब तभी यहाँ पे थोड़ा सोचने के बाद यूहाओ मान जाता है, क्योंकि वो अच्छे से समझ चुका था कि हम जब तक सन एंड मून एम्पायर के एम्परर को नहीं मारेंगे तब तक ये मिशन खत्म नहीं हो सकता। अब यहाँ पे यूहाओ की ये बात सुनकर सभी लोग उसके साथ चलने की जिद करते हैं, लेकिन अगर इतने सारे श्रेक्स जाएंगे तो श्रेक एकेडमी भी खतरे में आ सकती है। इसके चलते अब यहाँ पे वो बाकियों को इसके साथ जाने से मना कर देते हैं, लेकिन मिस टांगुडोंग जो कि इस वक्त ब्रेक थ्रू करके एक सुपर डाउलू बन चुकी है, तो इसी के चलते अब कोई भी यहाँ पे उसे नहीं रोक पाता। अब सभी लोगों के जाने के बाद मास्टर जुआन यूहाओ को यहाँ पे बताने लगते हैं कि अपनी सेकंड कोर को जनरेट कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल है, और एक अल्टीमेट दाउलू बनने के लिए यूहाओ को तब 3 कोर्स को बनाना होगा, यानी कि इसके पास 3rd कोर होंगे। अब ऐसी बात सुनकर यूहाओ थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं से रिग्रेट हो रहा था कि काश वो जल्दबाजी में अपनी फर्स्ट सोल को जनरेट ना करता, तो शायद आज उसके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती। पर मास्टर जुआन उसे थोड़ा प्रोत्साहित करते हुए कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बन चुके हो ना, क्योंकि तुम्हारी जो सोल पावर है वो तुम्हारे
फर्स्ट सोल कोर के जरिए से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। और जब तुम एक टाइटल दावलू बन जाओगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई नॉर्मल टाइटल दावलू अपनी बेस्ट कंडीशन में भी तुम्हारे साथ, जिसके पास 2 सोल कोर होंगी, उससे मुकाबला नहीं कर सकता। वो तुम्हारे आगे टिक ही नहीं सकते। अंदाजा लगाओ, जब तुम एक अल्टीमेट दावलू बन जाओगे 3 सोल कोर्स के साथ, तो तब तो तुम्हारा सामना मैं भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि दी तियान भी। यहाँ अपने बारे में इतनी सारी चीजें सुनकर युहाओ को थोड़ा पहले से ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ अब वो यहाँ पर युहाओ को आगे बढ़ने के लिए अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते हैं, जहाँ वो बताने लगते हैं कि जो सोल कोर होता है वो एक एक्सट्रीम कंप्रेसर की तरह काम करता है, जिसका काम ही होता है कि सोल पावर्स को आसपास से गैदर करके एक जगह पर कंडेंस करना। और यही एक चीज है जो कि तुम्हें सोल पावर्स प्रोवाइड कराती है। लेकिन ये बात रही फर्स्ट सोल कोर की। लेकिन जब बात दूसरे सोल कोर की आती है तो मामला पूरी तरीके से पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जब हम सेकंड सोल कोर बनाते हैं तो वो बिल्कुल फर्स्ट सोल कोर के पास ही बनता है। और यही असली खेल शुरू होता है। तुम्हें इन दोनों सोल कोर्स के बीच में बैलेंस बनाना होगा। अगर दोनों सेम स्पीड के साथ रेजोनेट करते हैं फिर तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन अगर ये रेजोनेट नहीं कर पाते तो फिर कल्टीवेटर की बॉडी एक्सप्लोड कर सकती है और वो मारा जा सकता है। लेकिन ये जो इक्वल रेजोनेंस मेथड है, आज तक जिन्होंने भी इसका यूज किया है, आगे चलकर वो इंसान अपनी थर्ड सोल कोर को जनरेट नहीं कर पाया। ये सुनकर यूहा थोड़ा फिक्रमंद हो जाता है, पर तभी मास्टर ज़ुआन बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, मैंने इसका आंसर भी ढूंढ लिया है और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि तुम्हें यिन और यांग मेथड का यूज करना चाहिए। यिन और यांग रेजोनेट मेथड काफी ज्यादा सूटेबल है, स्पेशली तुम्हारे लिए, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें दोनों सोल कोर्स को बनाना तो होगा, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ रेजोनेट करेंगी। हाँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, लेकिन अगर तुम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो तुम्हारी जो सोल पावर होगी ना, इस मेथड का यूज करने के बाद वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी। अब यूहाओ का इंटरेस्ट तो आ चुका था और अब वो इसे सीखने की जिद करने लगता है, जिसके बारे में मास्टर ज़ुआन उसे बताने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें अपनी फर्स्ट सोल कोर की जो रेजोनेट करने की स्पीड है और पावर है, इसे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करना होगा। इस दौरान तुम्हारा सेकंड सोल कोर भी बन जाएगा, लेकिन याद रखना दोनों का साइज इक्वल ही होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। बस यहाँ इनके जो रेजोनेट करने का डायरेक्शन होगा ये ऑपोजिट होगा। अब ये सारी बातें सुनते हुए यूहाओ बताने लगता है कि मैंने ये चीज पहले भी फील की है, और वो है बीस्ट गॉड दी तियान के अंदर। जिसमें यहाँ पे मास्टर ज़ुआन बताने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, उसने भी इसे यिन और यांग डुअल रेजोनेट मेथड का यूज किया था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्टीमेट दावलू है। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे के पूरे दावलू कॉन्टिनेंट में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मिस्टर यीजी और एल्डर लॉन्गज़ियाओ यानी कि वो ब्लैक ड्रैगन, ये भी इसके आगे कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि दोनों मिलकर भी अगर साथ मिलके उसके ऊपर हमला करे ना, तो भी उसका कुछ खास नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम अंदाजा लगा लो कि इस मेथड से वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और तभी यूहाओ को मास्टर ज़ुआन बताने लगते हैं कि एक बात याद रखना, ये सारी चीजें दी तियान के लिए फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि वो एक बीस्ट गॉड है। दूसरा, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी भी आम इंसान से काफी ज्यादा है। तो तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम अपने इस ह्यूमन बॉडी के साथ उतने ज्यादा पेन को इंडोर कर पाओगे। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है, अब रास्ता तुम्हें खुद अपने लिए बनाना होगा। तो यूहाओ तो ठान चुका था कि वो जल्द से जल्द इसके लिए कोई मेथड निकाल के रहेगा, और साथ ही वो अपने 3 सोल कोर्स को बनाएगा, यानी कि इस दावलू कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा सोल कोर्स वाला अल्टीमेट दावलू वो बन के रहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि इनके मिशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ ये लोग स्टारलू एम्पायर के लिए निकल चुके थे। रास्ते में इन्हें मिंगदू माउंटेन में नजर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक से जैसे ही यूहाओ जाके मिलता है, तो वो इतने टाइम बाद इससे मिलके काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही यहाँ पर काफी सारे एल्डर और टॉप टाइटल दावलूज भी आए हुए थे इस मिशन को अंजाम देने के लिए। हम देखते हैं कि मिस टांगू टांग का इंट्रोडक्शन होता है। सभी को पता चल जाता है कि वो अब एक टाइटल दावलू बन चुकी है। उसके टाइटल के बारे में सुनकर भी सभी लोग शॉक्ड थे। अब यहाँ पे हम यूहाओ के भाई दाई लुओली को देखते हैं, जो कि उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश था। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्हाइट टाइगर ड्यूक था वो यूहाओ का इंट्रोडक्शन यहाँ मौजूद जो बाकी के नए लोग थे उनसे कराता है, और यूहाओ के कारनामे के बारे में सुनकर ये सभी लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड थे। यूहाओ और टांगू टांग नोटिस करते हैं कि लास्ट जो बैटल हुआ था उसके चलते यहाँ पर काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, जिसके चलते इनकी कल्टीवेशन ड्रॉप हुई है। स्पेशली बॉडी सेक्ट के लोग, उनके टाइटल डाउलूस को तो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। अब तभी यहाँ पे हम एक एल्डर को देखते हैं, जहाँ कि ये ड्यूलिंग एम्पायर से बिलोंग करते हैं, और ये एक हेवनली सन डाउलू है जिनका कल्टीवेशन लेवल 97 है। तो तुम समझ ही गए होगे कि ये कितने ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये जो हेवनली सन डाउलू है ना, इन्हें असल में यूहाओ कुछ खास पसंद नहीं आता। पर यहाँ पे जो व्हाइट टाइगर ड्यूक है वो बताने लगते हैं कि असल में ये हेवनली सन डाउलू ही इस मिशन को लीड कर रहे हैं। साथ ही जो
साथ ही जो एल्डर मूजी है वो भी इनका साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एल्डर थे ना, ये यू हाउ से हैंडशेक करते हैं और इस दौरान वो उसकी पावर्स को भी चेक करने के लिए जरा सा अपना पावर यूज करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं यू हाउ के पास इतनी कम उम्र में ही इतनी ज्यादा सोल पावर्स है। तभी वो स्माइल करते हैं और यू हाउ के प्रति इनके मन में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो जाता है और वो समझ आते हैं कि क्यों यहाँ पर सभी लोग यू हाउ की चर्चा कर रहे हैं। तभी हमें बताया जाता है कि इस असैसिनेटिव मिशन को अंजाम देने के लिए सारे के सारे जो एम्पायर हैं, बेसिकली जो 3 एम्पायर हैं, इनसे 5 टाइटल डाउलूज हमारा साथ देंगे और हमारा ये सीक्रेट मिशन जिसका नाम एम्परर अनाइलेशन है, इसे हम अंजाम देते साथ ही अपने अपने एम्पायर में वापस लौट जाएंगे। इसके साथ व्हाइट टाइगर ड्यू आगे बताने लगते हैं कि जो ज़ोटियानरन है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इवन कि उसकी जनरेशन में उसे सबसे ज्यादा खतरनाक एम्परर भी कहा जाता है और एक बार वो मारा जाए तो यहाँ उसके एम्पायर के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होगा क्योंकि इसके जो बाकी के भाई है ना, ये लोग गद्दे के लिए आपस में ही लड़ पड़ेंगे, यानी कि आपस में ही लड़ झगड़ के ये मारे जाएंगे। पर सुनने में ये आया है कि इस वक्त ज़ोटियानरन का बेटा जो कि इस वक्त सिर्फ 1 महीने का है वो भी दुनिया में आ चुका है और जिसका मतलब ये है कि सही मायने में वहाँ पे ज़ोटियानरन की जो विरासत है वो उसके बेटे को मिलनी चाहिए, लेकिन जैसा कि हमें पता है वो बहुत छोटा है तो जाहिर है उसे वो थ्रोन नहीं मिलने वाला। अभी यहाँ यू हाउ को जब ये पता चलता है कि ज़ोटियानरन का बेटा दुनिया में आ चुका है तो यहाँ यू हाउ को मिस जूजी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर क्यों वो उसका साथ दे रही है। वो जानती है कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे यहाँ पे मिस्टर जूजी की कही बात भी याद आती है जो कि उसने उनकी लास्ट मुलाकात में कहा था कि मुझे मेरा बदला लेना है और अगर इसने कोई भी मेरा साथ देगा तो मैं उसके लिए वो सब कुछ करूंगी जो कि मेरे बस में होगा। इसी के साथ यहाँ पे जो व्हाइट टाइगर ड्यूक है वो आगे बताने लगता है कि फिलहाल के लिए हमें बस इतना पता चला है हमारे इंटेल के जरिए से कि आने वाले 7 दिन में सन एंड मून एम्पायर में एक ऐसी सेरेमनी होने वाली है जिसने जो इनका एम्परर है वो खुद चीफ गेस्ट बन के आएगा और इस सेरेमनी को हेवन वर्शिप सेरेमनी के नाम से जाना जाता है जो कि मिंगदो सिटी का जो साउथर्न एरिया है वहाँ पर होगा और यानी कि हमारे लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उसे निपटाने का। साथ ही यहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक बताने लगते हैं कि ज़ोटियानरन जो है वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है, उसके आसपास काफी सारे टॉप एक्सपर्ट होंगे और जिनसे डील करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल होगा और मेरे ख्याल से हमें किसी डीकॉय का यूज करना चाहिए। हम पहले इनके दूसरे एरिया में अटैक करेंगे ताकि ना ये लगे कि हम लोग वहाँ पे हैं और जहाँ पे हम अटैक करेंगे वो असल में इनका वेपन रिसोर्सेज वाला एरिया होगा और जिसके चलते इतनी बड़ी जगह पर अगर हम हमला करेंगे और इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे तो जो टॉप एक्सपर्ट्स है ना वो सीधा उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल पड़ेंगे और इस मिशन को अंजाम जिसके बाद जो दूसरी टीम रहेगी उसे मौका मिल जाएगा अपने मिशन को अंजाम देने का। और बेसिकली इस वक्त हमारे पास 15 टाइटल डाउनलोड्स हैं और जिन्हें अगर हम 2 हिस्से में बांट दे तो हमारे पास 2 बहुत ही पावरफुल टीम बन जाएगी। एक टीम डिस्ट्रैक्ट करेगी और दूसरी टीम असैसिनेशन में मदद करेगी और हमारे पहले ग्रुप को सीनियर तियान लोग अपने बाकी के मेंबर्स के साथ लीड करते हुए सीधा उसी वेपन फैक्ट्री की तरफ ही हमला करेंगे। रही बात जो दूसरे लीडर यानी कि जो मास्टर डी बूजी है वो यहाँ पर बाकी को लीड करेंगे। अब यहाँ ये सारी प्लानिंग तो चल रही थी पर यहाँ पे युवा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग सन मून एम्पायर के जो टॉप के 2 अल्टीमेट डाउनलोड्स हैं उनके बारे में यहाँ किसी को भी कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं। क्या ये लोग कम्प्लीटली उसमें भूल चुके हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि एक अगर डिस्ट्रैक्ट हो भी जाए तो दूसरा हमेशा एम्परर के साथ रहेगा, जिसका मतलब ये है कि सब लोग मिलके भी उसे नहीं निपटा सकते। यहाँ पे युवा थोड़ा सोचता है, कहने लगता है कि एक ऐसा एमुनेशन डिपो पे जहाँ पर हमला करने से ज्यादा जो टॉप के एक्सपर्ट्स है वही जाएंगे। पर क्या इनको ये लगता है कि ये जो अल्टीमेट डाउनलोड्स है ये भी हमारी डिकॉय में फंस जाएंगे? इस दौरान युवा को भी उसका काम बताया जाता है जहाँ उसे सेफली इन सभी को मिंगदो माउंटेन के अंदर जाकर इंश्योर करना होगा कि सब के सब यानी कि ये जो 15 टाइटल डाउनलोड है ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। युवा को जो व्हाइट टाइगर ड्यूक है वो ये भी बताता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा बस इतना ही काम है, तुम्हें कोई भी डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना है। युवा मान तो जाता है लेकिन मैप को देखते साथ ही वो सभी से कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन एक बात मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप लोग मेरी मदद से अंदर जा रहे हैं तो पूरे रास्ते भर में आप सभी को सिर्फ मेरी और सिर्फ मेरी ही लीड को फॉलो करना होगा। कोई भी यहाँ पे अपने मन मुताबिक रूट को फॉलो नहीं करेगा। अगर आप लोग मेरे भरोसे सेफली एंटर होना चाहते हैं तो मेरी आपको हर एक बात माननी होगी। अब यहाँ पर ये सुनकर ना कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो डुएलिंग एम्पायर है उसका एक बंदा आगे आता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम खुद को ना कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि अगर तुम किन के सामने और क्या बात बोल रहे हो? तुम्हारी उम्र देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन है कि जिसके दम पर तुम हमें कमांड दे सकते हो? हाँ, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एल्डर आगे आता है जो कि स्टारडो एम्पायर से बिलोंग करता है। वो यू हाउ का साइड लेते हुए कहने लगता है कि इसकी उम्र को मत देखो क्योंकि चोरी छिपे घुसपैठ करना और इंटेल निकालने में इसका कोई सानी नहीं है। अब यहाँ ये एल्डर एक बड़ा स्टेप लेते हुए कहने लगते हैं कि मैं यू हाउ जो कि मेरा जूनियर है, मैं इसके कमांड फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो सीनियर एल्डर है वो भी पूछने लगते हैं कि बताओ क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम हमें कमांड दे सकते हो? अब यहाँ तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर डी बूजी है वो आगे आते हुए
हुए यू हाओ का साथ देते हैं और कहने लगते हैं कि इसके नेविगेशन स्किल्स पे मुझे कोई शक नहीं। यहाँ पे डीबूजी की बात सुनकर सभी स्पीचलेस हो जाते हैं। बस फिर क्या बोलते बंद और वो अपना फैसला सुनाकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि कल सुबह ही हम यहाँ से जल्द रवाना होंगे और अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। इसी के साथ सभी जाने लगते हैं, पर तभी यू हाओ और मिस टांग डांग को रोकते हुए यहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक बताने लगते हैं कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र है, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं था कब तक मैंने तुम्हारा नाम किसी के सामने पेश भी नहीं किया। हम मजबूर है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए मैंने श्रेक एकेडमी में तुम्हारा नाम पेश किया। लेकिन यू हाओ एक बात याद रखना, चाहे जो हो जाए तुम अपनी जान को कभी भी खतरे में नहीं डालोगे। तुम्हारा जितना काम है तुम बस उतना करके चुपचाप वापस आ जाओगे। यहाँ यू हाओ को दाल में कुछ काला तो लगता है, लेकिन जिस हिसाब से व्हाइट टाइगर ड्यूक उसे सारी बात कह रहा था ना, वो बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता और यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन मिस टांग डांग उसे ये बात सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है और वो यू हाओ से पूछ ही लेती है कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो मिशन है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे किसी एंगल से नहीं लग रहा कि ये मिशन जितना आसान हमें दिखाया जा रहा है उतना आसान होगा। वरना व्हाइट टाइगर ड्यूक इतनी बार तुमसे क्यों कहते कि तुम्हें बस से चुपचाप यहाँ वापस लौट आना है, लगता है कि कोई अनजान खतरा वहाँ सभी का इंतजार कर रहा है। तो यू हाओ कहता है कि मैं समझ तो गया था कि कुछ है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो कि सबको नहीं बताया जा सकता, इसीलिए उन्होंने मुझे बस उसके इशारे ही दिए, लेकिन तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक होगा। अब तभी यहाँ पे वो कहने लगती है पर तुमने नोटिस किया कि अब व्हाइट टाइगर ड्यूक की बातें तुम्हें ज्यादा इरिटेट नहीं करती, तुम उनसे पहले जैसा नफरत नहीं करते। अभी यहाँ पे यू हाओ बताने लगता है कि हाँ इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। स्पेशली जब मैं अपनी मदर की टर्म पर गया था तो मैंने देखा कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने इसे वापस से काफी ज्यादा अच्छा कर दिया, इसका रेनोवेशन पहले से और ज्यादा बेहतर हो चुका था। साथ ही तुम जब नहीं थी तो तब मैं एक मिशन में गया था जहाँ मैंने व्हाइट टाइगर ड्यूक का साथ दिया और मुझे इसके बारे में काफी सारी चीजें पता चली और शायद यही वजह है कि मेरे दिल में जो उसके लिए नफरत थी वो धीरे धीरे बहुत कम हो चुकी है। यहाँ पे मिस टांग टांग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होके हमें यहाँ पर उसी एल्डर डीबूजी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चांद को देखते हुए कुछ सोच रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि जो एल्डर त्यानिंग है वो आ चुके थे और बेसिकली वो यू हाओ के बारे में इससे बात करते हैं कि तुम्हें उसे इतना ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए, आफ्टर ऑल वो एक जूनियर ही है। अब यहाँ पे ये बात सुनते साथ ही जो डीबूजी है वो थोड़ा स्माइल करता है, कहने लगता है कि डरो मत कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डीबूजी है वो बताने लगता है कि तुम्हें उसके टैलेंट पे शक नहीं करना चाहिए, भले ही इसकी इस वक्त लेवल 89 पर काफी अरसे से फंसा हुआ है, लेकिन ये उसकी लिमिट नहीं है। तुम नहीं जानते कि इसकी सोल पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है, एक टाइटल डाउलू से भी ज्यादा सोल पावर को वो इस उम्र में इस लेवल पे पोजेस करता है और अगर तुम थोड़ा और करीब से उसे जानोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी जो सोल पावर है वो ऑलरेडी सुपर डाउलू के लेवल तक पहुंच चुकी है। तब तुम अंदाजा लगाओ कि वो लड़का कितना ज्यादा पोटेंशियल रखता है। यहाँ पे सीनियर त्यानिंग जब ये सुनते हैं ना तो वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो, जिस पे वो कहने लगता है कि हैरान मत हो, अभी तो तुमने इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं। तुम्हें पता है उसने बहुत ही कम उम्र में अपने फर्स्ट सोल कोर को जनरेट किया था। न सिर्फ ये बल्कि इस हिसाब से वो ग्रोथ कर रहा है ना, अगर उसे हम 10 साल और देते तो मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों को भी वो सरपास कर देगा। यहाँ पे जब ये सुनते हैं ना तो वो भी कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुके थे। अब तभी थोड़ी देर बाद डीबूजी कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो, पर तुम मेरे साथ खुल के बात कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने एम्पायर की काफी ज्यादा चिंता है, जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ और यही रीजन है कि मैं इस वक्त उस लड़के पे यकीन नहीं कर पा रहा था। हमारा जो ड्यूलिंग एम्पायर है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, ना ही हमारे पास इतना ज्यादा मैन फोर्स है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर ये मिशन हम सक्सेसफुली अंजाम दे देते हैं तो हमारे एम्पायर के लिए बहुत अच्छा होगा और ना सिर्फ हमारा एम्पायर, बाकी के जो 2 एम्पायर है ना उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसीलिए तुम बताओ मैं क्यों इतना ज्यादा परेशान ना हूँ। एक जूनियर के हाथों में हमारा फ्यूचर सौंपना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। अब तभी यहाँ पे जो एल्डर डीबूजी है वो यहाँ पर बताने लगते हैं कि पास्ट में मैं कितना ज्यादा एरोगेंट हुआ करता था, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए। अब तभी ये सारी बातें सुनकर जो सीनियर है वो बताने लगते हैं कि फिलहाल के लिए हमें हमारे फ्यूचर में फोकस करना चाहिए और मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा तैयारी करनी होगी। जिस पर एल्डर डीबूजी कहने लगते हैं कि जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम वहाँ से निकल सकते हो अपने लोगों की मदद करने के लिए, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब तभी आप इनके एक्सप्रेशन को देखकर बता सकते हैं कि इन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करके रखा है, शायद ये कि ये खुद को भी दांव पे लगा सकते हैं। अब तभी यहाँ पे हमें उस रात हर एक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे उस डिसाइसिव बैटल वाले दिन से पहले सभी की नींद उड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं हम प्रिंसेस को भी देखते हैं जहाँ वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और कहीं ना कहीं जिस बात का अंदाजा मैं और तुम लगा रहे हैं कहीं ना कहीं उसे वो पता चल चुका है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाने से पहले हम देखते हैं कि डीबूजी यहाँ प्रिंसेस वीना के पास जाते हैं, उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पे प्रिंसेस वीना इमोशनल होने लगती है पर वो खुद को होल्ड करती है और कहीं ना कहीं गाइस मुझे यही लग रहा है कि अब यहाँ पे जो सीनियर डीबूजी है उनका चैप्टर क्लोज होने वाला है इसी मिशन के दौरान। अब तभी यहाँ से हम देखते हैं कि सभी लोग निकल तो पड़ते हैं और यू हाओ अपने काम को शुरू कर देता है, जहाँ वो अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन
लोकेशन के जरिए से सारी जगह का जो लोकेशन होता है वो सभी के साथ शेयर करता है। और भाई साहब यहाँ पे जब बाकी के एम्पायर के जो टॉप डाउलूस थे ना वो ये चीज देखते हैं तो उनके होश उड़ चुके थे और सबके सब यहाँ पे यू हाओ की तारीफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे यू हाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को स्प्लिट करके एक अलग अलग रोड मैप को तैयार किया था, जहाँ हर कोई अपने अपने रोड मैप को फॉलो करते हुए रेड कलर के पैथ्स को फॉलो कर रहा था। यहाँ तक कि इनके पैटर्न्स भी अलग थे, कब कहाँ किस एंगल पे इन्हें जंप करना है, किस एंगल पे टर्न लेना है, सब कुछ यहाँ यू हाओ ने ऑलरेडी डिसाइड किया था। अब तभी यहाँ पे हम उसी टाइटल डाउलू को देखते हैं डोलिंग एम्पायर का, जो कि कल यू हाओ पे शक कर रहा था। अचानक से वो उससे माफी मांगने लगता है। यू हाओ भी इस बात को जाने देता है, लेकिन जो सीनियर दुबुजी है ना वो यू हाओ के इस टेक्निक को, ये एडवांस लेवल को देखकर समझ जाते हैं कि यू हाओ की जो स्पिरिचुअल आई है वो सेकंड टाइम के लिए अवेकन हो चुकी है। साथ ही वो यहाँ पर मास्टर मोइन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि काश उससे पहले ना तुम मेरे हाथ लग जाते, वाकई में यार मजा आ जाता। और खैर फिलहाल के लिए हमें आगे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे यू हाओ एक चीज तो नोटिस कर लेता है कि जो सीनियर दुबुजी है ये थोड़े गुमसुम से है, ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत सी चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे ये लोग हाई एल्टीट्यूड वाले जो सोल गाइडिंग टूल्स है उनके एरिया में आ चुके थे, जहाँ यू हाओ आते साथ ही अपने फॉर्मेशन का यूज करता है, जिसके चलते ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे मिंग सिटी के अंदर आते साथ ही सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट होते साथ ही अपना एक किरदार चुन लेते हैं और इनके 3 लोगों का एक ग्रुप बनता है। और सभी को ये भी बताया जाता है कि सिवाय कोड वर्ड के ये लोग किसी दूसरे लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दुबुजी, मिस टांग उटांग और अपना यू हाओ इनका एक ग्रुप बनता है। यहाँ मिंग सिटी को देखकर तो मिस टांग उटांग काफी ज्यादा शौक थी। यू हाओ बताने लगता है कि इनके जो वेपन्स है ना इसे एक इंपीरियल फैमिली बनाती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सुनने में ये आया है कि वो वर्शिप हॉल से ही बिलोंग करते हैं और जिस इंस्टीट्यूट में लोग इन वेपन्स को बनाते हैं ना वो असल में सब के सब लेवल 9 के हैं। यानी कि अंदाजा लगाओ कि जिस इंस्टीट्यूट में जो सोल इंजीनियर्स है वो लेवल 9 से स्टार्ट होते हैं, वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। अब यहाँ पे किसी कपल की तरह दोनों कैरेट से नीचे आते हैं और तभी काफी सारे लोग गुजर रहे थे और बेसिकली ये लोग सन एंड मून एम्पायर के नारे लगा रहे थे और काफी सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। पर तभी यहाँ हम देखते हैं कि भीड़ में कुछ लोग तो बुराई कर रहे थे सन एंड मून एम्पायर के लोगों की। एक्चुअली जो फोर्सेस के लोग हैं ना उनकी काफी ज्यादा बुराई कर रहे थे कि कैसे इन पे टॉर्चर किया जाता है, इंसानों को यहाँ इंसान बिल्कुल भी नहीं समझा जाता। अब यहाँ पे जो सेरेमनी होने वाली है 7 दिन बाद, उसी के लिए यहाँ पर इतनी ज्यादा तैयारियां चल रही थी, जिसके चलते यहाँ पर चप्पे चप्पे पर टॉप लेवल की सिक्योरिटी भी लगी हुई थी। इस दौरान यू हाओ और मिस टांग उटांग यहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं, एक छोटे से रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इन्हें एक बंदा मिलता है जो कि इन्हें सीनियर डिबुजी के रूम तक ले जाता है, जहाँ पे वो आते साथ अपनी पावर का यूज करते हुए साउंड बैरियर को एक्टिवेट करते हैं। जब यू हाओ सिटी की इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कराता है कि आखिर उसने क्या क्या देखा। अब यू हाओ को ये भी पता चलता है कि जो एम्परर और जो मिस वूजी है इनका एक बेटा हुआ है, जिसकी खुशी भी चारों ओर मनाई जा रही है और जो कि अब से क्राउन प्रिंस के नाम से जाना जाएगा। और उसके फादर यानी कि एम्परर ने ही उसका नाम जू युन हान रखा है। अब गाइस तुम में से जिन लोगों को पता है कि ये बेटा आखिर किसका है तो प्लीज कमेंट में स्पॉइल मत करना। उसके साथ वो आगे बताने लगते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर ये जो पूरा का पूरा सन एंड मून एम्पायर है इसका वारिस बनेगा और इसका अनाउंसमेंट खुद यहाँ पर एम्परर ने की है, यानी कि जू तियानदान ने। लेकिन यू हाओ यहाँ पर हमारा काम सिर्फ उसे असैसिनेट करना नहीं है, बल्कि हमारा एक और स्पेशल काम है जो कि मैं अंजाम दूंगा, जिसके लिए ही मैं खुद यहाँ पर इस मिशन का हिस्सा बन के आया हूँ। अब ये सुनकर यू हाओ शॉक्ड होते हुए उनसे पूछने लगता है कि आखिर वो कौन सा मिशन है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे सीनियर दुबुजी कोई जवाब दे पाते हैं, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।